और क्या आपको लगता नहीं कि प्राइस भी पिछले महीने का ब्रेकआउट? यस और नो? प्राइस भी तो रेंज के बाहर चला गया, वॉल्यूम बढ़ चुका है, ब्रेकआउट हो चुका है, डिलीवरी भी ब्रेकआउट हो चुका है, प्राइस भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो नो अपॉर्चुनिटी, इट इज एक्सपेंसिव, which means what? It will have to now start retracing. ये रिट्रेस करेगा, और रिट्रेस करके क्वालिटेटिवली एक लेवल पे आएगा जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का फॉर्मेशन होगा। और इस सपोर्ट पे हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे ये ऊपर जब जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट इज इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड इंक्रीजिंग प्राइस। तो इसका मतलब क्या है? इस वाले लेवल को तोड़ेगा, ये जो नया वाला लेवल फॉर्म हुआ है। ओके, सो विच मीन्स नाउ इट इज गोइंग टू ब्रेक आउट दिस एरिया। तो आपको पता लग गया मेरा टारगेट एरिया क्या है, आपको पता लग गया अगर मैं यहां पे एंट्री बनाता हूं तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है। ठीक है, तो इस, मान लीजिए कि इस ट्रेड में आपको 1:4 या 1:8 या 1:12 मिल रहा है, तो इसका मतलब इट मेक्स सेंस नो टू ट्रेड इट फ्रॉम दिस लेवल ऑल द वे टू दिस लेवल। ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि आप जब भी ट्रेड लें, प्राइस ब्रेकआउट नहीं हो गया होना चाहिए, क्योंकि इस वाले केस में अगर हम देखते तो प्राइस ब्रेकआउट हो गया था, तो यहां पे एक टॉप बनाया, टॉप बना करके रिट्रेस किया, रिट्रेस करके एक लेवल पे आया, लेवल पे आकर के उसने वॉल्यूम को फिर दोबारा ब्रेकआउट करना शुरू किया, डिलीवरीज को ब्रेकआउट करना शुरू किया और प्राइस ऊपर जाने लगा। तो हमें समझ में आ गया कि अब ये इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर देगा। नाउ आई कैन ट्रेड, अब मैं इस ब्रेकआउट को, इस नए वाले ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकता हूं। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिस दिन पे ये वाला काम हुआ, उस दिन पे वो स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में आ गया। ओके, और जिस दिन पे ये वाला काम शुरू हो गया, उस दिन पे ये मेरे एक्शन लिस्ट में आ गया। क्योंकि जैसे ही ऐसा होता है, आप उसको डेली बेसिस पे मॉनिटर करेंगे। एंड ऑफ द डे आपको स्टडी करना है, क्योंकि वो स्टॉक आपको बता चुका है वो क्या करना चाहता है, राइट? वो आपको हिंट दे चुका है, वो आपको इंडिकेट कर चुका है। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरीके से आपको 10 स्टॉक इंडिकेट कर चुके हैं, उन 10 स्टॉक्स में से ये वाली जो फॉर्मेशन है, मैंने क्या बोला, रिपीटेबिलिटी, ये वाली फॉर्मेशन अगर 5 स्टॉक्स में भी हो गई और उन 5 स्टॉक्स ने आपको 40-40% का रिटर्न भी दे दिया, तो आप 200% ऑन अ मंथ बैठ जाओगे आराम से, जहां पे आपके साथी, संगी साथी सब स्ट्रगल कर रहे होंगे। ठीक है, पर ये आएगा मेहनत से। जैसे ही वॉच लिस्ट बन जाती है, मतलब वॉच लिस्ट में किसी भी स्टॉक की एंट्री हो जाती है, रोजाना उसको विदाउट फेल आपने मॉनिटर करना है, उसको, उसकी मूवमेंट्स को समझना है। करेक्ट? सो इज इट क्लियर अनिल? हेलो। यस सर। हाँ जी, हेलो। यस सर। हेलो यस सर। सर। हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो। कहिए सर। हेलो सर, एक प्लीज क्वेश्चन था। वो हम्म। डिलीवरी वॉल्यूम का मुझे थोड़ा अंडरस्टैंड नहीं हुआ। डिलीवरी वॉल्यूम सेल वॉल्यूम है या बाय वॉल्यूम है, प्लीज सर। ओके, इस मार्केट में सबसे पहले सेलर आता है, ठीक है? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है, कोई भी कुछ भी आर्ग्यूमेंट दे, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं हमेशा कहता हूं पहले बेचने वाला आता है, पहले दुकान लगती है तभी खरीदार आता है। कभी देखा है कि खरीदार किसी खाली प्लॉट के ऊपर खड़ा हुआ है और कह रहा है कभी तो दुकान बनेगी तब सामान खरीदूंगा? बात को समझ पा रहे हैं? आर्टिफैक्ट को समझ पा रहे हैं? यस। ठीक है, यस कि सर। गवर्नमेंट ने प्लॉट काटे हैं, ठीक है, और उन्होंने बोला यहां पे एक मार्केट बनेगा। तो ऐसा थोड़ी होता है लोग जाकर के वहां पे खड़े हो जाते हैं, अरे गवर्नमेंट ने बोला है यहाँ मार्केट बनेगा, प्लॉट कट चुके हैं, यहीं यहाँ पे लाइन लगा लो, जैसे दुकान बनेगी कुछ खरीदेंगे। ऐसा नहीं होता।
लोग वहां जाते हैं जहां ऑलरेडी बेचने वाला बैठा होता है, मतलब जहां दुकान लगी होती है। बहुत कॉमन सेंस की बात है, राइट? जब यस। स्टॉक्स की लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग से पहले ही स्टॉक्स को एलोकेट कर दिया जाता है। अब स्टॉक्स की लिस्टिंग कब होती है? जब उसका मालिक ये सोचता है कि मैं अपने शेयर को बेचूं ओपन मार्केट में। मान लो मेरी कंपनी है A2 मर्केंटाइल, ठीक है, उसकी कुछ नेट वर्थ होगी, राइट? कल को मेरे समझ में आता है कि मुझे इस कंपनी को लिस्ट करना चाहिए। इस कंपनी को लिस्ट करने का मतलब क्या है कि मैं अपनी ओनरशिप को बेचना चाहता हूं, राइट? तो पहले कौन आया, बेचने वाला या खरीदने वाला? मेरे बेचने दिमाग में वाला। बेचने का ख्याल आएगा तभी ना आप खरीद पाओगे। आपके दिमाग यस। में खरीदने का ख्याल आ जाए तो आप बैठे रहो जिंदगी भर, मेरे को नहीं बेचना है। ओके? तो सबसे पहले सेलर आता है, ओके सर। सबसे पहले बेचने वाला आता है जब मकान बनता है, राइट? तो ऐसा थोड़ी है कि कोई खाली प्लॉट पे आप जाकर के खड़े हो जाओगे यहां का फ्लैट खरीदूंगा। इट्स इम्पॉसिबल अनलेस अ डेवलपर कम्स एंड ही ऑफर्स कि मैं इसमें फ्लैट बना करके बेचना चाहता हूं। आप उसको नहीं खरीद सकते। तो ये कॉमन सेंस है। सबसे पहले सेलर आता है, कभी भी बायर पहले नहीं आ सकता। ओके? तो ये जो आप डिलीवरी वॉल्यूम नंबर्स देखते हैं यहाँ पे, यहाँ किसी भी रिपोर्ट को खोल लीजिए, यहाँ पे आपको डिलीवरी वॉल्यूम्स दिख रहा है। ये जो डिलीवरी वॉल्यूम है ये सेलिंग वॉल्यूम है। इसका मतलब ये होल्ड कर रहा था कोई, उसको नहीं चाहिए, उसने बेच दिया आज। जब ये बेच दिया तभी ना कोई खरीद पाया इसको, राइट? अब स्टॉक मार्केट, ओके, मतलब ओके। कैश मार्केट है, उसका फंडामेंटल क्या है? उसका फंडामेंटल है कि ये दिन के अंत में नेट लॉन्ग रहती है। मतलब ये है कि जितने शेयर्स एलोकेट किए गए थे उतने ही रहेंगे, उसकी ओनरशिप उतनी ही रहेगी, चाहे वो आपके पास रहे चाहे मेरे पास रहे। अब मान लीजिए कि मैं HDFC के 10,000 शेयर्स होल्ड कर रहा हूं और मुझे नहीं चाहिए, अब मैं उससे एग्जिट कर जाना चाहता हूं, तो मैं उसको डस्टबिन में नहीं फेंक सकता हूं। मुझे एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, मुझे एक बायरर ढूंढना पड़ेगा, उसकी ओनरशिप को कन्वर्ट कराना पड़ेगा, मतलब उसको देना पड़ेगा उसे। वो उस माल को उठा करके घर ले जाएगा तभी मेरे पास से जाएगा वो, नहीं तो पड़ा रहेगा। इट इज इम्पॉसिबल टू सेल इट। आप डस्टबिन में नहीं फेंक सकते हो सर, देयर इज नो डस्टबिन इन दिस मार्केट, ठीक है? तो अब होता क्या है कि जब मार्केट स्ट्रांग होती है तो बायर आसानी से मिल जाता है, राइट? तो इसका मतलब है कि बेचना आसान होता है। और जब मार्केट्स वीक होती हैं, या कोई मान लीजिए कि आज की डेट में रियल एस्टेट रिलेटिवली वीक है, लास्ट 10 इयर्स में शायद ये इसका सबसे वीक टाइम चल रहा है, तो आज की डेट में एक बायर ढूंढना बड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग सेलर्स हैं। हर कोई बेचना चाहता है, हर किसी के पास दो दो तीन तीन यूनिट पड़े हैं, ठीक है, वो उनके ओनरशिप्स को खत्म करना चाहता है, राइट? तो आज की डेट में बायर मिलना इज वेरी टफ। इसका मतलब क्या है कि अगर आज आप बेचने जाओगे तो हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट लेवल जो भी रहा हो, आपको मार्केट प्राइस से ज्यादा मिल नहीं सकता ना। अगर बायर सोच के बैठा है कि मैं ये 40 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख में खरीदूंगा, राइट, और वो डटा हुआ है कि 20 लाख से ज्यादा का इसका प्राइस बनता नहीं है, और आपको कोई बायर नहीं मिल रहा है और आपको बेचना ही है, आप क्या करोगे? आपके पास क्या सोल्यूशन है? आपको 20 लाख में बेच करके एग्जिट करना पड़ेगा। यू डोंट हैव अ चॉइस, राइट? दिल्ली में ऐसे ऐसे रियल एस्टेट हुए जो बूम के टाइम पर, मतलब 25,000 30,000, मतलब आउटस्कर्ट्स की बात कर रहा हूँ, 25,000 30,000 पर स्क्वायर फीट पे बिकने लगे। लोगों को लगा हम तो इसे खरीद के करोड़पति बन जाएंगे, राइट? तो लोगों ने 30-30 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट पे वो जगह खरीद ली, फ्लैट्स मतलब, ठीक है? आज की डेट में उसका कोई 8,000 पर स्क्वायर फीट देने को तैयार नहीं, राइट? वो कहते नहीं जी अभी तो रियल एस्टेट वीक है, इसमें तो कुछ मिलना नहीं है। मैं अगर आपसे 20,000 में खरीदूं मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि 20,000 में खरीदते ही उसकी वैल्यू तो फिर वापस 8,000 पे आ जाएगी, क्योंकि बायर तो 8,000 पे खड़ा है आज की डेट में, राइट? तो इसका मतलब यह है कि इट विल फॉल, इट वॉन्ट्स टू फॉल। जैसे ही एक बंदा टूटेगा उस एरिया का पूरा प्राइस टूट जाएगा,
ओके, सो डिलीवरी क्वांटिटीज आर ऑलवेज अ सेल क्वांटिटी। ओके, पर आप ये ना भूलें कि अगर किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी है उसे। ओके, अब मान लीजिए आपके पास एक रियल एस्टेट, एक फ्लैट है जो उसका दाम शायद 4 करोड़ रुपए है। मैं आपको ऑफर देता हूं कि मुझे 50 लाख में दे दो। हियर इज द कैश, टेक इट एंड लीव। आप कहते हो अच्छा यार पिछले 10 साल से लगा पड़ा हूं, कुछ बिक नहीं रहा है, रियल एस्टेट तो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है मेरे को तो। मैंने तो खरीदा था करोड़पति बनने के लिए, तो ऐसा तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलो यार मेरी खरीद 40 लाख की है, ये फिर भी मुझे 50 लाख दे रहा है, तो 10 लाख का मुनाफा ही समझो, ले लेते हैं। ठीक है, अब आप ये मत भूलिए कि मैंने उसे 40 लाख में खरीदा, 50 लाख में आपसे खरीदा है, राइट? करेक्ट। ये भी तो हो सकता है मेरी नॉलेज यस रियल एस्टेट की आपसे ज्यादा है। जैसे ही आपने मुझे वो 50 लाख में बेचा, अगले 3 महीने के अंदर आपने न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट पढ़ी कि एक हाईवे अप्रूव हो गया है जो कि उसी एरिया से निकल रहा है। अब अचानक से वो 50 लाख जो है 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ 20 लाख हो गया, 1 करोड़ 40 लाख हो गया। तो इट इज ऑल अबाउट नॉलेज, इट इज नॉट अबाउट बायर और सेलर। क्वालिटेटिव एंगल जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कई बार लोग कहते हैं ना कि यार हमें तो लूट लिया, हमें तो सस्ते में ले लिया जमीन, और बिल्डर ने आगे बहुत महंगे में बेच दिया या डेवलप कर लिया उसको। वो इसलिए कर लिया क्योंकि उसकी जो क्वालिटेटिव नॉलेज थी उस बिजनेस को लेकर के, वो बेचने वाले से बहुत ज्यादा थी ना, राइट? और वो उस यस क्वालिटेटिव नॉलेज का ही तो इस्तेमाल कर रहा है, अदरवाइज उसके पास है क्या? कुछ भी नहीं। जमीन भी नहीं थी, वो भी खरीदी उसने किसी से, एंसेस्ट्रल थोड़ी मिला उसको। तो डिलीवरी क्वांटिटीज जब भी आप देखते हैं, सबसे पहले सेलर आके खड़ा होगा तभी बायर खड़ा हो सकता है। जब खाली जमीन पे दुकान कट गए हैं, न्यूज आ गई है और लोग थैला लेकर के पहुंचे हुए हैं कि जब दुकान खुलेगी तो हम खरीदेंगे, उसको बोलते हैं अपर सर्किट। ठीक है, और जब यस सारे दुकानदार खड़े हो जाए कि हमारे हमको ये दुकानें बेचनी है, 100 में से 100 दुकानें बिकनी है उस मार्केट की, तो उसको बोलते हैं लोअर सर्किट। ओके, यस और हेल्दी स्टॉक्स में सर्किट लगना इतना आसान नहीं है। जब हम हेल्दी स्टॉक्स बोलते हैं तो जैसे निफ्टी 50 तो बरगद के पेड़ है ना, इनमें सर्किट्स लगना इतना आसान नहीं है। कभी सुना है सर्किट लगा है? मतलब वेरी रेयर, एक्सट्रीमली रेयर। क्योंकि उससे पहले ही, सर्किट लगने से पहले ना, वो सब निकाल फेंक दिए जाते हैं इंडेक्स से। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जब जो कंपनीज बर्बाद हुई जो कि एक वक्त पर निफ्टी 50 में थी, तो पहले एक्सचेंज ने उनको निकाल के फेंका है बाहर। वो इंडिकेशन था कि ये वीक है, तभी तो उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन निरंतर गिर रहा है, राइट? वीकनेस का इंडिकेशन मिल गया वहीं से। उसके बाद निफ्टी 50 से निकाल करके 100 में रखा गया, वहां से भी निकाल के फेंक दिया, मिड कैप 50 में चले गए। मिड कैप 50 से जैसे निकाल दिया गया, मतलब निफ्टी 50 का स्टॉक मिड कैप 50 से निकाल दिया जा रहा है, बर्बादी चालू। आइडिया में देख लिया आपने, आरकॉम देख लिया, राइट? डीएलएफ देख लिया आपने, ओके, यूनिटेक देख लिया आपने। ये सब इंडेक्स के स्टॉक थे, एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है, अभी जैसे ब्रिटानिया आया है, ओके, ये भी एक मेथड है स्टॉक सिलेक्शन का, राइट? कि अगर कोई इंक्लूड हो रहा है, किसी की प्रमोशन हो रही है, तो यार उस पर बेटिंग ज्यादा होगी ना, वो सही दिशा में मूव कर रहा है। ओके, गॉट इट? ठीक है योगेश? यस Hello, sir. यस यस सर Sir, I have a question related to volume and delivery breakout. तो सर लास्ट टाइम आपने बताया था कि जो हम मॉनिटर करते हैं टाइम फ्रेम्स, तो 5 टाइम फ्रेम्स है। तो अलग 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 टाइम फ्रेम में सर ब्रेकआउट तो रेगुलरली होते जाता है, जैसे कि डेली डेली अगर हम मॉनिटर कर रहे हैं तो उसमें तो सर एवरी डे कोई ना कोई ब्रेकआउट आता है, सो वॉच लिस्ट तो बड़ा होता ही जाएगा। तो उसमें से फिल्टर कैसे करते हो ज्यादा? इसीलिए लास्ट टाइम हमने एक बात करी थी ना स्ट्रेंथ की, कि
डेली में तो आपको दिखता चला जाएगा, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोला था ना, ये कहाँ गया, इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स, डेली, वीकली, मंथली, फिस्कल क्वार्टर, फिस्कल ईयर। मिनिमम शुड बी वीकली, क्योंकि डेली तो होते ही रहेंगे, वो तो रोज होते हैं, राइट, किसी ना किसी में हाँ हो जाएंगे। मिनिमम शुड बी वीकली एंड द बेस्ट वुड बी मंथली, राइट। क्योंकि अगर वीकली में हो रहा है तो वो एक हफ्ता देगा आपको उसे ट्रेड करने के लिए, मंथली में हो रहा है तो एक महीना देगा आपको ट्रेड करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? अगर फिजिकल यस सर। क्वार्टर में हो रहा है तो ये 3 महीने देने वाला है आपको उसे ट्रेड करने के लिए। लॉन्गर टाइम फ्रेम में फिर वी स्टार्ट मॉनिटरिंग डेली, अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम में करेक्ट, होता है ब्रेकआउट तो फिर डेली टाइम फ्रेम में वी स्टार्ट मॉनिटरिंग। करेक्ट, राइट। तो मिनिमम ब्रेकआउट जो है वो वीकली पे मॉनिटर करना चाहिए, मिनिमम। ओके। मंथली होगा तो बेस्ट है, मतलब इनमें तो आप मतलब गलत हो ही नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए गलत हो पाना मंथली में। जहां पे मंथली ब्रेकआउट्स को आप कंपेयर करोगे ना तो इतना इजी होता है, मतलब दोज आर केक वॉक्स एक्चुअली, क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है, मैग्नीफाइड व्यू दिख रहा है, फिर उसको माइक्रो में लगा करके देखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा, राइट। ठीक है। सर 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 वन क्वेश्चन प्लीज। हाँ जी, कहिए सर सर सेक्टोरियल ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? सेक्टोरल ब्रेकआउट्स, जी सेक्टोरल ब्रेकआउट्स आर फेयरली इजी टू मॉनिटर। मतलब सेक्टर में क्या होता है, प्राइस होता है और तो कुछ है नहीं आपके पास, ठीक है। और दूसरा चीज है वॉल्यूम। तो आप ओके सेक्टर का डेटा उठाइए, मान लो प्रोडक्ट्स, इंडाइसेस, हिस्टोरिकल डेटा, सर्च। अब मान लीजिए कि एनर्जी उठाना है आपको, ठीक है। तो एनर्जी में जी मान लीजिए 1 तारीख से लेकर के 12 तारीख देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। आ जाए बस ये, ठीक है। तो यहाँ पे वही एक टैबुलर फॉर्मेट आ जाएगा और एनर्जी में ओके आपको, इंडाइसेस में आपको डिलीवरीज तो नजर नहीं आएंगी, बट यू विल बी एबल जी टू व्यू वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स आपको ओके दिखते रहेंगे, ठीक है। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू। सो इट्स नॉट वर्किंग, नहीं तो मैं आपको अभी दिखा देता। ओके, चलिए लेट्स टेक, हाँ तरुण बोलो। सर एक क्वेश्चन था कि कोई भी आपकी स्टॉक आवाज ना उसमें। बहुत फीबल है, बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा है। हेलो, हाँ बोलो। अब आ रही है सर? हाँ मतलब कोशिश कीजिए बोलने की, हम, ओके सर, ये मैं क्वेश्चन कोशिश था करता कि हूँ। कोई भी स्टॉक है तो उसका एक फेस वैल्यू होता है। तो हम्म, मैं ना ये फिजिकल क्वार्टर में मैं स्टैक रैंकिंग निकाल रहा था, तो हम्म, उसमें मुझे एक स्टॉक दिखा ब्रिटानिया। हम्म, तो उसमें उसकी फेस वैल्यू घट गई, यानी कि 2 से 1 हो गई थी, जिसके कारण वो स्टैक रैंकिंग में सबसे नीचे आ गया Q3 में। हम्म, तो ये एक्सेल मेथड जो हमने सीखा ना, उसमें ये कैसे पता चलेगा सर कि ये फेस वैल्यू इसकी चेंज हुई या फिर? नहीं नहीं, वो तो यहीं से पता लग जाता है। एक सेकंड, सॉरी, ये देखिए, अब ब्रिटानिया की बात कर रहे हैं ना। और Q3 की बात कर रहा हूँ मैं, कोई बात क्वार्टर नहीं। 3। उसमें बेसिकली क्या है कि आपको जब आप इस रिपोर्ट को पढ़ोगे ना, यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का एक डब्बा बन जाता है, उस पर लिखा हुआ रहता है कि 1:3 हो गया, 1:2 हो गया, 1:5 हो गया, राइट। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब आ नहीं रहा है यहाँ पे, पर यहाँ पे एक बॉक्स बन जाता है, उसमें एक ऑरेंज या येलो कलर का बैकग्राउंड होता है, तो वहां से आपको दिख जाता है। और मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एक्सेल शीट इंडिकेट करता है बस, ये नहीं है आंख बंद करूं और कूद जाऊं एक्सेल शीट के ऊपर। राइट। एक्सेल शीट ने आपको बताया ब्रिटानिया, आपने जो ब्रिटानिया को उठाया
आपका जो समय है, मान लीजिए कि आप दिन में 2 घंटा स्पेंड करते हैं, ठीक है, इस काम के लिए। एक्सेल शीट पे बिताया गया समय जो होगा वो मुश्किल से 2 से 5 मिनट का होगा, मैक्सिमम वुड बी 5 मिनट्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 घंटा 55 मिनट जो है वो आप ब्रिटानिया या कोई और जो स्टॉक है उसके चार्ट्स और रिपोर्ट्स पे स्पेंड करने वाले हो। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसी गलती हो जाए आपसे, अगर आप सही कर रहे हो। पर एग्जैक्टली। जो दिन के 2 घंटे स्पेंड करने वाला है उसमें से 1 घंटा 55 मिनट सिर्फ एक्सेल शीट पे बैठा रहता है, उससे यह गलती होना बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि वो तो क्रम को ही उल्टी दिशा में लेके जा रहा है, ठीक है। तो एक्सेल शीट इज काइंड ऑफ कि 5 घंटे का काम 5 सेकंड में कर लूं, कि फटाफट डाला, अच्छा यार किस किस में हुआ ये बता दो, अच्छा ये 5 में हुआ, अब इन 5 को देखता हूं, राइट। तो जब आप उन 5 को देखोगे तो एक्चुअल जो एनालिसिस है वो तो वहां से शुरू होता है, वो एक्सेल शीट से शुरू नहीं होता। एक्सेल शीट इज तो जस्ट ये हाईलाइटिंग यू एरिया। या इट्स इंडिकेशन। हाँ, इट इज जस्ट एन इंडिकेशन। जो एक्सेल शीट से ट्रेड कर रहे हैं उनको जीवन में कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता, मतलब दिस आई कैन गारंटी। मतलब 10 आउट ऑफ 10 स्टॉक्स उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे। ठीक है, तो एक्सेल शीट इज अ टूल, राइट। हथौड़ा इज अ टूल, कुर्सी इज अ प्रोडक्ट, राइट। उसी हथौड़े से वो कुर्सी को मतलब बनाने में इस्तेमाल किया गया है, कील लगाने में। जब आपके पास कस्टमर आता है तो वो कुर्सी खरीदता है, हथौड़ा नहीं खरीदता है, राइट। तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द एंड प्रोडक्ट। हथौड़ा अच्छा होगा, मजबूत होगा, सही से काम करेगा तो आप कुर्सी अच्छा बना पाएंगे। ठीक है। तो दिस एक्सेल शीट इज अ टूल, नॉट अ एंड प्रोडक्ट। Okay, fine. So let's take a 5 minutes break and we'll continue. We'll resume.
All right, friends, I'm back. Can you see my screen? एक रिपोर्ट ओपन हुआ है. ओके. एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मुझे डिस्कस करना है आप लोगों के साथ. बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को. वो ये है कि जैसे कोई भी स्टॉक है, ये जैसे उदाहरण के तौर पे टाटा मोटर्स हमने ओपन किया हुआ है, राइट? तो अभी यहाँ पे आपको डिलीवरेबल क्वांटिटी दिख रहा है ना, और अभी हमने बात करी कि ये वो हैं जो लोग होल्ड कर रहे थे, क्योंकि वही बेच सकते हैं, कोई और बेच नहीं सकता. आप अपनी एंट्री को, अगर आप किसी भी दिन पे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, राइट, तो आपका इंट्राडे ट्रेड का एंट्री यहाँ नहीं होगा. मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स को बाई या सेल किया था और उसके बाद कवर कर लिया था उस दिन पे, आपकी एंट्री यहाँ नहीं होगी, आपकी एंट्री यहाँ होगी. इज दिस क्लियर? आप केवल उनके लिए वॉल्यूम थे, आप उनके लिए डिलीवरेबल क्वांटिटी नहीं थे. ओके. डिलीवरेबल क्वांटिटी में एंट्री उसकी हो सकती है जो टाटा मोटर्स को होल्ड कर रहा था, चाहे वो कितने भी समय के लिए होल्ड कर रहा था, पर होल्ड कर रहा था. जिसके पास आज से पहले, मतलब आज अगर आपने ट्रेड किया है, आज से पहले टाटा मोटर्स जो है वो पड़ा हुआ था. ओके. वो जब ट्रेड करेगा और अपने माल को बेच करके चला जाएगा, तो उसका एंट्री जो है वो डिलीवरेबल क्वांटिटी में होगा. पर अगर आपने मान लीजिए टाटा मोटर को सुबह किसी भी लेवल पे सेल किया था और शाम को मार्केट क्लोज होने से पहले किसी भी लेवल पे बाई कर लिया था, तो आपकी एंट्री यहां होने वाली है, क्योंकि आप तो स्पेकुलेटर थे, आप इंट्राडे ट्रेडर थे. आप उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर रहे थे, आप उस पोजीशन को होल्ड करके छोड़ के नहीं गए इस मार्केट में. ठीक है. ओनरशिप को किसी और को दे करके नहीं गए. ओके. तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो होल्ड करते हैं उनका, वो अगर किसी भी दिन पे अपने माल को छोड़ के चले जाएंगे तो यहां पे उनकी एंट्री होगी. और जो लोग होल्ड नहीं करते, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, उनकी एंट्री केवल यहां पे होगी. तो अब इस वाली जगह पे देखिए, टोटल वॉल्यूम कितना दिख रहा है आपको?